नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार आपको वीडियो सॉल्यूशंस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि जो भी वीडियो सॉल्यूशन अपलोड की जाए वो आपको मिलती रहे। अपने क्वेश्चंस और क्वायरी भी दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। आगे बढ़ें, देखें कि क्वेश्चंस जो आज आपके लिए लाए गए हैं वो क्या है। जैसा कि आप देखते हैं, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, यही हम आप स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 था क्लास 12th का। इसमें जो 2 अंकों के प्रश्न थे उस पर आज हम आप बात करने वाले हैं। 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा होनी थी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला जो प्रश्न है मेरे बच्चों, उसे ध्यान से देखें, आसान है। दिया है रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ठीक है, तो यहां आप देख लीजिए, ब्लड का जो टाइप्स है वो आपसे पूछा गया है ना, टाइप ऑफ ब्लड। तो यहां ध्यान से आप देखें तो आपको मिलेगा कि रुधिर वर्ग जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं, ए बी, बी और ओ। ये 4 प्रकार के आपके रुधिर मिलते हैं। साइंटिस्ट का नाम दिया है कार्ल लैंडस्टीनर। ध्यान दीजिएगा, दिया है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही सबसे पहले 1902 में क्या किया था, वर्गीकरण किया था ब्लड का। लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला पर उपस्थित विशेष प्रोटीन्स, जिसे आप एंटीजन कहते हैं, की उपस्थिति के आधार पर ब्लड को कैटेगराइज किया था। तो ध्यान दीजिएगा, एंटीजन जो है उसके प्रेजेंस के आधार पे ब्लड को बांटा गया था, कैटेगराइज किया गया था। और कुल 4 प्रकार के ब्लड थे। कौन कौन से? ए बी, ओ और ए बी, बी और ओ। ठीक है, ये 4 जो है आपके पास ब्लड ग्रुप थे। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि किसने ब्लड ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर साहब का नाम आएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों वो है तीसरा प्रश्न, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लुप्त बोध उत्परिवर्तन क्या होते हैं तथा ये किसमें पाए जाते हैं? लुप्त बोध परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या होते हैं, इसकी चर्चा यहां है। और किसमें पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। माफ करिएगा दोस्तों, दिया है लुप्त बोध उत्परिवर्तन, मेसन म्यूटेशन। क्या है भाई? जीवों में होने वाले वे परिवर्तन जो जीन्स के किसी त्रिगुणित संकेत में पहले, दूसरे या कभी कभी तीसरे स्थान के न्यूक्लियोटाइड के बदल जाने से किसी दूसरे अमीनो अम्ल की सूचना का कोड बन जाता है। उस स्थिति में क्या होता है? लुप्त बोध हो जाता है। लुप्त बोध समझ लीजिएगा ध्यान से, लुप्त बोध। लुप्त बोध में क्या था? पहले, दूसरे या कभी कभी कह रहा है तीसरे स्थान पे जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं वो बदल जाया करते हैं और उनकी जगह पे कुछ नया आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों कहते हैं लुप्त बोध उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ठीक है,
इसके अनुसार देखिएगा, उदाहरण अगर देखें तो हसियाकार जो दुर्धारू है, एनीमिया रोग, इसी आधार पे लुप्त बोध जो है, लुप्त बोध की वजह से ही यह जो बीमारी है, डिजीज है, वो होती है। कौन सा? हसियाकार रुधिराणु। और आपको पता होगा कि जो ब्लड है उसकी रेड ब्लड कार्प सेल्स, वह कुछ हसिया के आकार की हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसमें ऑक्सीजन कैरी करने की, ले जाने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती, नहीं रहती। तो यह जिसके लिए बना है, यानी ऑक्सीजन ले जाने का जो काम है इसका, वो बाधित होने लगता है, वो कर ही नहीं पाती। तो इस स्थिति में होता क्या है कि यह जो है ब्लड हमारे लिए बेकार साबित होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, बढ़े मेरे बच्चों। अगला स्लाइड अगले प्रश्न के बेसिस पे देखेंगे। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए सिलेक्टिव। पादप प्रजनन कार्यक्रम में एक द्विलिंगी पुष्प के विपुंसन, जिसे आप इमैस्कुलेशन कहते हैं, कि क्यों आवश्यकता होती है, इन परिस्थितियों को बताइए जब विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। तो विपुंसन क्या है? इमैस्कुलेशन है इंग्लिश में। इसमें क्या करते हैं, जो मेल पार्ट है उसको काट करके एक तरह से निकाल देते हैं। यहां देखिएगा, स्वपरागण की संभावना पूर्णतः रोकने के लिए विपुंसन यानी इमैस्कुलेशन की आवश्यकता उन पुष्पों में होती है जिनमें स्वपरागण संभव है। ठीक, द्विलिंगी पुष्प जिनके परागकण वर्तिकाग्र के साथ साथ परिपक्व होते हैं, उनमें सेल्फ स्टेरिलिटी भी नहीं पाई जाती। आगे दिया है इसके विपरीत, जिनसे द्वितीयक पुष्पों में स्वबद्धता होती है अथवा इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि परागकण किसी भी प्रकार से वर्तिकाग्र तक पहुंच नहीं सकते, उनको विपुंसन नहीं, उसमें विपुंसन नहीं होता। विपुंसन का बस इतना सा मतलब है मेरे बच्चों कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वहाँ इस तरह से जो ये मेल वाला स्ट्रक्चर है, इसी को काट करके निकाल दिया जाता है ना, और फीमेल वाले पोर्शन को किसी भी प्रकार पॉलिथीन की जो पैकिंग वगैरह है उससे क्या किया जाता है, ढक लिया जाता है। ठीक है, तो यह स्थिति पाई जाती है, आप ध्यान दीजिएगा। यहां देखें दोस्तों, अगला दिया है सह प्रभाविता। एक उदाहरण देकर के आप क्या करिए, समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता क्या है या सप्रभाविता क्या है? जीन रूप एवं दृश्य रूप का अनुपात बताइए। प्रत्येक एक एक उदाहरण देते हुए अपूर्ण प्रभाविता एवं सह प्रभाविता में अंतर बताइए। सह प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये कई प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न का नेचर आपके सामने है मेरे बच्चों। इन प्रश्नों के आधार पे आपको क्या करना है, अगले प्रश्नों का चुनाव करना है कि आप जो है क्या संभावना करते हैं कि नया प्रश्न बन पाए। ठीक है, उसके बन जाने के साथ आप देखेंगे कि इसमें प्रश्न का नेचर जो रहेगा उसी हिसाब से आंसरिंग भी रहेगी। तो अब आंसर देखिए, आंसर देखिए क्या दे रहा है। आंसर में जब बच्चों आप जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है, सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी। सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर के लिए साथ साथ जिम्मेदार होना, यानी कोई ऐसा जीन हो जो एक साथ चले और कोई विशेष लक्षण को क्या करे, दिखाए या प्रदर्शित करे। तो इसी को आप क्या कहेंगे, सह प्रभाविता कहेंगे। देखिए दिया है सह प्रभाविता में दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जबकि अपूर्ण प्रभाविता में दो तुलनात्मक लक्षणों के मध्य
संकरण कराने पर F1 पीढ़ी दोनों लक्षणों का मिला जुला या मध्यवर्ती स्वरूप को क्या करती है, प्रकट होता है। जैसा कि रुधिर वर्गों में देखा गया है, क्या सह प्रभावी या कोडोमिनेंस की कंडीशन होती है। डोमिनेंसी तभी होती है जब साथ साथ जीन्स एक ही तरह के हो जाते हैं। वहीं देखिए दिया है मेंडलीय नियमों से एक सामान्य विचलन के रूप में सहप्रभाविता उदाहरण है अनेक जीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षणों के लिए मिलते हैं। इसमें लक्षणों के ऐसा देखा गया है कि दो विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति, दो विपरीत क्या हैं, लक्षण हैं, और एक ही जात की जो दो नर और मादा प्राणियों में संकरण कराया जाता है तो उनमें से उत्पन्न प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन दोनों ही लक्षण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात उनका मिश्रण नहीं होता है। यानी F1 जनरेशन में जो दोनों लक्षण आप देख रहे हैं उनका आपस में मिक्सअप नहीं हो जाता, हर एक अपने लक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अपने कैरेक्टर्स को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सप्रभाविता या कोडोमिनेंसी कहते हैं। ध्यान रहे यह मध्य लक्षण नहीं, यानी इसमें बीच का कोई लक्षण नहीं पैदा हो जाएगा, है ना। जैसा कि हमने अपूर्ण प्रभाविता में देखा था, क्या था कि एक लाल था पुष्प, एक सफेद था, और दोनों के मिलने से पिंक बन जा रहा था, गुलाबी। यह क्या है, यह अपूर्ण प्रभाविता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता है जो आपको दिखाई दे रही है। लाल सफेद पुष्प का F1 रंग गुलाबी, न लाल न सफेद होता है। मवेशियों में आवरण का जो रंग होता है बॉडी का वह सप्रभावी होता है, यानी कोडोमिनेंस होता है। तो यहाँ सप्रभावी की बात जो हुई उसमें ब्लड के लिए भी इन्होंने कहा कि ब्लड जो है वह सप्रभाविता से होगा, साथ साथ कैरेक्टर्स को शो कराना। ठीक है, यहां देखिए स्पष्ट पहले लाइन में ही लिखा है दोनों लक्षण क्या होंगे, प्रदर्शित होंगे। कोई एक लक्षण नहीं प्रदर्शित होगा, क्या होगा, दोनों लक्षण ही प्रदर्शित होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अब इसमें दोस्तों कुछ जो है आपके अंतर वाले भी प्रश्न हैं जिनका कि चुना गया है आपके लिए। पहला है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए प्रभाविता या डोमिनेंस क्या है, या अप्रभाविता या रिसेसिव क्या है, हमने आपको पहले नियम में ही बताया था मेंडल के। वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों या जीन्स में से एक कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे के कारक के प्रभाव पर प्रदर्शित हो उसने से रोक दे तो वो क्या है, प्रभावी। जैसे देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी अपना प्रभाव स्मॉल टी पे दिखे रहता है और अपने कैरेक्टर्स यानी लंबाईपन के लिए जिम्मेदार होता है, टॉलनेस के लिए जिम्मेदार होता है, पौधा लंबा होता है तो इसकी वजह से, तो यह कहलाएगा डोमिनेंट। इसी को कहते हैं प्रभावी। और जो ये है स्मॉल टी, यही क्या है, अप्रभावी, या इसी को रिसेसिव कहते हैं। तो डोमिनेंस और रिसेसिव इस तरह के देखो, एक का कैरेक्टर दूसरे के कैरेक्टर्स को क्या करता है, दबा देता है, सिर्फ अपने आप को ही एक्सप्लेन होने देता है, तो यह डोमिनेंस हो जाता है, यह क्या है, रिसेसिव हो जाता है। ठीक है, अप्रभावी में क्या है, वह लक्षण जो युग्म विकल्पी कारकों में जीन्स में से एक कारक जो अपने लक्षण को प्रभावी कारक रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट, वह लक्षण जैसे मटर के पौधे में लंबापन
के विपरीत प्रभाव वाले दो पौधों का संकरण कराने पर प्रथम संकरण यानी F1 जनरेशन में प्रदर्शित होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। यानी हमेशा डोमिनेंट जो होगा वह F1 जनरेशन में ही दिखाई देने लगे। ठीक है, वही देखिए कहा है दूसरे पॉइंट में, अप्रभावी वाले में एक लक्षण के लिए प्रथम संकर यानी F1 में जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं होते, जैसे मटर के पौधे कर्नाटक पर, यानी यहां देख रहे हैं स्मॉल टी का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, कैपिटल टी का है, तो कैपिटल टी डोमिनेंट और स्मॉल टी क्या होगा, रिसेसिव कैरेक्टर होगा। इसको अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, आगे बढ़िए। समयुग्मनजी और विषमयुग्मनजी, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। किसी युग्मनज में जब एक लक्षण के दोनों कारक एक जैसे हों, अर्थात दोनों प्रभावी हो या दोनों अप्रभावी लक्षण हों, तो उसे समयुग्मनजी कहेंगे। जैसे इनको प्योर लक्षण के बेस पे देखा जाता है, जैसे कैपिटल टी वाला कैपिटल टी के साथ रहे, कैपिटल टी, तो ये क्या है, होमोजाइगस या समयुग्मनजी, क्योंकि दोनों समान। ठीक, उसी तरह से किसी युग्मनज में जब एक लक्षण के दोनों कारक आपस में एक प्रभावी तथा दूसरा क्या हो, अप्रभावी, इस प्रकार का लक्षण होगा तो क्या कहेंगे, विषम युग्मनजी या संकर भी इनको कहते हैं। इसमें देखिए एक कैपिटल होगा तो दूसरा स्मॉल। ठीक है, तो समयुग्मनजी यानी होमोजाइगस और विषम युग्मनजी यानी हेटेरोजाइगस भी आपसे पूछा गया है, इसको अपने दिमाग में रखें। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, गुणसूत्रों की संख्या आपको बतानी है। तो जो टर्नर सिंड्रोम है आपका, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर जो सिंड्रोम है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 होती है, जिसमें से 44 समान होते हैं और एक यक्स आ जाता है। यानी कहीं ना कहीं 46 होना चाहिए, एक गायब हो गया है, चाहे वो यक्स के रूप में हो चाहे वाई के रूप में, तो इसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। वहीं मेरे बच्चों आप देखिए क्लिनफिल्टर में क्या होता है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में अगर आप ध्यान दें तो यहां क्रोमोसोम 47 हो जाते हैं, जिसमें से कि 44 समान हैं, साथ ही साथ यक्स और वाई यह स्ट्रक्चर बनने लगता है। 3 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, यहां 3 क्या, वो 1 एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, 46 होना चाहिए, 47 हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति में क्लिनफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है। तो टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम आपको याद रखना है। वही दिया है द्वितीय क्रॉस चेकर बोर्ड की सहायता से, तो ये अभी आपको आगे हम समझाएंगे। मेंडल के पृथक्करण के नियम का उदाहरण सही समझाइए, तो यह भी पहले प्रश्न का ही है, तो यह भी आपको आगे मिल जाएगा। बढ़े क्लिनफिल्टर सिंड्रोम्स किसे कहते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित है उनमें लक्षण आपको बताना है। चलिए, अभी आपने देखा कि 46 की जगह इसमें क्या हो जाते हैं, 47 नंबर आप क्रोमोसोम हो जाते हैं। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ देखिए बच्चों बताया गया है कि 22 जोड़ी ऑटोसोम्स यानी समान तरह के, 23वें जोड़ी में यक्स वाई कर दिया जाता है, जिससे संख्या 47 हो जाती है 46 की जगह पर। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में क्या दिया है, यह स्थित क्लिनफिल्टर लक्षण
कहलाती है। यह लिंग गुणसूत्रों की अधिगुणिता यानी हाइपरपोलाइडी, याद रखिएगा, के कारण होता है, अर्थात इसमें लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी पाई जाती है। कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार प्रदर्शित होती है। तो ट्राइसोमी यानी 3, 1 2 3 ट्राइसोमी, ठीक है। इस प्रकार के लक्षणों में विषण अल्प विकसित रह जाते। अगर पुरुषों में है तो विषण जो होगा वो अल्प विकसित रह जाएगा। वही बात करें स्त्रियों में तो उसमें समान स्तन विकसित हो जाते हैं। इनके शरीर पर, अच्छा सॉरी, पुरुषों में ही कह रहा है, अल्प विकसित विषण और स्त्रियों के समान स्तन दिखाई देने लगते हैं। शरीर पर बालों की कमी हो जाएगी। यद्यपि वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण पुरुष होते हैं, किंतु यक्ष गुणसूत्रों की उपस्थिति इनमें स्त्री जैसे लक्षण उत्पन्न कर देती है। ये पुरुष नपुंसक होते हैं तथा गाइनोकोमेस्टिया कहे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार के लक्षण में यक्ष गुणसूत्रों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। 3 हो गई, देखिए यहाँ 4 हो गई, 5 हो गई। तो कभी कभी इनमें ये वाई गुणसूत्र नहीं भी होते हैं, ऐसा भी होता है। देखिए केवल स्त्री वाला कैरेक्टर डेवलप होगा। अगर जो है वाई गुणसूत्र गायब हो जाता है तो सिर्फ यक्ष गुणसूत्र के रहने से जो यक्ष वाले लक्षण यानी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, महिलाओं वाले लक्षण हैं, वह क्या होंगे, विकसित हो जाएंगे, वो भले ही पुरुष हो। तो पुरुष इस कंडीशन में क्या होता है, नपुंसक की स्थिति में होता है, क्लिनफिंडर में, याद रखेंगे। वहीं अब बात आती है अगले की। अगला जो प्रश्न है मेरे बच्चों, उसमें क्या दिया है, डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसमें मंगोलिया की स्थिति बताई गई है। डाउन सिंड्रोम, इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चा मंगोलिया इडियट क्यों कहलाता है? डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण और लक्षण बताइए। मंगोलिया जड़ता क्या है, इसके प्रमुख 2 लक्षण, ठीक है। आगे दिया है डाउन सिंड्रोम के बारे में समझाइए, डाउन सिंड्रोम में टिप्पणी लिखिए। तो अभी आपने डाउन सिंड्रोम के क्रोमोसोम्स के नंबर को देखा था। डाउन सिंड्रोम यह एक रोग गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता के कारण होने वाला परिवर्तन होता है। मनुष्य में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। 46 की जगह क्या होती है, 47 हो जाती है। यह अतिरिक्त जो गुणसूत्र है वह 21वें समजात जोड़े में तीसरा बढ़ जाने के कारण होता है। इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। 21वें गुणसूत्र में संख्या बढ़ जाती है। यह अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे की बुद्धि के सामान्य विकास को रोक देता है। संख्या में अधिक गुणसूत्रों का कारण प्रायः अंड कोशिका के निर्माण में होने वाली गड़बड़ी के कारण ही हो सकता है। और 47 गुणसूत्रों वाली ऐसी संतान का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है। कुल मिलाकर के यह बच्चा जो होता है थोड़ा सा मन बुद्धि होता है। इसी वजह से इसको मंगोलियन इडियट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मंगोलियन। मंगोलियन इडियट, मंगोलियन इडियट के नाम से इसे जानते हैं। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपूर्ण प्रभाविता की बात होती है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या है भाई?
किसी संकर अर्थात हाइब्रिड या विषम युग्मी लक्षणों में जब कोई प्रभावी लक्षण या प्रभावी कारक डोमिनेंट फैक्टर अपना पूर्ण प्रभाव या कंप्लीट डोमिनेंसी प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो अप्रभावी लक्षण भी किसी सीमा तक प्रदर्शित होते हैं। इस प्रकार दोनों के प्रभावी या अप्रभावी का क्या होता है, मिश्रण एक तरह से प्रदर्शित होता है। यानी अगर प्रभावी लक्षण अपना पूर्ण कैरेक्टर्स शो न कर सके, उनमें अप्रभावी जो कैरेक्टर हैं, जीन हैं, उनके वजह से कैरेक्टर्स दिखाई दें या प्रभाव उनका दिखाई दे, तो उसे क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता कहेंगे। दिया है इस आधार पर मेंडल ने प्रभाविता के नियम की कुछ सीमा तक पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया था। अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डायमेंसी गुलाब बास जो 4 ओक्लाट प्लांट होता है, मिराबिलिस जलापा ये जो नाम दिया गया है पौधे का, इसमें देखा गया है। इसमें P1 पीढ़ी के लाल और सफ़ेद पौधे के संकरण के बाद जो गुलाबी पुष्प है वो मिलने लगते हैं। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन में लाल का श्वेत सफ़ेद पुष्प से परागण कराया गया। स्वपरागण से कैपिटल आर स्मॉल आर का स्ट्रक्चर आपको मिला। जो पौधे क्या थे, गुलाबी थे, और इनका ही स्वपरागण जब होने दिया गया तो F1 जनरेशन जब हुई तो होने वाले जितने भी फूल थे उसमें एक लाल हुआ, एक श्वेत हुआ और 2 क्या हो गए, गुलाबी हो गए। इस तरह से रेशियो आपको मिल गया क्या, 1:2:1। और ये जो 2 हुआ यही गुलाबी थे जो कि ना तो सफ़ेद है और ना ही क्या है, लाल हैं। इस तरह से प्रभावी जो लक्षण है वह यहाँ प्रभाविता नहीं कर सके। इसी को मेरे बच्चों यहाँ क्या नाम दिया गया है, अपूर्ण प्रभाविता, यानी प्रभाविता जहाँ पूर्ण न हो सके। क्लियर है। आगे दिया है, उसी को यहाँ समझाया है मेरे बच्चों। लाल रंग, गुलाबी, सफ़ेद, फ्लावर के रंग की बात हो रही है ना। इसको हमने आपको दिखा दिया था। लाल का ये है, गुलाबी का ये है, सफ़ेद का ये है। इनका रेशियो भी हमने 1:2:1 आपको पहले ही पेज पे बता दिया है। जब इनका स्वपरागण कराया गया तो देखिए एक लाल हो गया है ना। समलक्षणी में ये रेशियो, समजीनी में लाल रंग में 25% हुए, गुलाबी 50% और श्वेत 25%। ये इनका रेशियो रहा। चाहे गुलाब बास प्लांट देख लीजिए, चाहे जो आपने 2 एग्जाम्पल और लिए हैं उनमें भी आप ये करा के देख सकते हैं। तो ये आपको जो चार्ट दिखाई दे रहा है यह आपको शो कर रहा है कि पिंक कहाँ से आया। तो आप यहाँ देखेंगे पिंक कहाँ से आया, पिंक मेरे बच्चों अपूर्ण प्रभाविता से आया। आगे बढ़िए। यही दोस्तों यह जो पोर्शन है वह समाप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार वीडियो सॉल्यूशन आपको ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के माध्यम से मिल रहा है, तो चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं जिससे जो भी वीडियोज़ अपलोड हों यथाशीघ्र आपको मिलते रहें। मिलेंगे हम आप फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्वेश्चन को एंजॉय करिए बच्चों। जो ना क्वेश्चन समझ में आए, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और आपके कमेंट को हम गहनता से लेते हुए उसमें सुधार करेंगे, उसकी चीज़ों को बताएंगे आपको, है ना। आप सीखिए। क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टिव हैं, क्योंकि आपको सेलेक्टिव दिया जा रहा है बोर्ड एग्ज़ाम को टारगेट करते वक्त। आप इनका जल्दी रिवीजन कर सके, तो इसका ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।